नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हर साल की तरह इस बार फिर से लैंडस्लाइड्स काफ़ी खबरों में हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जिसमें अभी तक काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम लैंडस्लाइड्स को अच्छे से कवर करेंगे। लैंडस्लाइड्स होती क्या हैं, ये क्यों होती हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और अंततः हम देखें कि भारत में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। कभी भी आप अगर कहीं पर घूमने जा रहे हो, खासकर पहाड़ी एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको कई कई जगहों पे इस प्रकार का साइन देखने को मिलेगा। ये साइन बताता है कि आगे लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। देखो, छोटे मोटे जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, उनसे अगर आपके पास थोड़ी सी अवेयरनेस है, उससे भी बचा जा सकता है। दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो जो साइंस लगे हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और दूसरा, कहीं पे अगर पहाड़ी एरियाज़ में जा रहे हो तो वहाँ कर जो लोकलाइट्स हैं उनसे पूछते हुए जाना चाहिए। इन दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो छोटी मोटी जो लैंडस्लाइड्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे कोई बड़े पहाड़ आ जाएँ तो अलग बात है, मगर छोटे मोटे पत्थर कंकड़ अगर आते हैं तो उनसे बचा जा सकता है। एक तो वहाँ के लोकल्स को पूछकर, और दूसरा इस प्रकार के जो साइंस हैं उन पर ध्यान देके। तो चलिए अब हम विस्तार से कवर करेंगे कि लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, इनके कोजेस, टाइप्स, इम्पैक्ट्स, और भारत में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। वीडियो को अंदर देखेगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूजन की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स इज़ मोर कॉमन। यहाँ पे आपको 4 सेट दिए हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स सबसे ज़्यादा होती हैं। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। राइट आंसर मैं आपको इस लेक्चर के एंड में दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंड स्लाइड्स ये होती क्या हैं। लैंड स्लाइड, लैंड मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा, स्लाइड मतलब वो स्लाइड कर रहा है, अपनी जगह से किसी और जगह जा रहा है। ये हो गया एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में कि लैंड स्लाइड का मतलब क्या हुआ। अब देखो, लैंडस्लाइड जो हैं ये जियोलॉजिकल फिनोमिना है। क्या है? जियोलॉजिकल फिनोमिना है। यहाँ पे सडन, ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि एकदम से और रैपिड, बहुत ही जल्दी मूवमेंट होती है। किसकी किसकी मूवमेंट होगी? अ मास ऑफ रॉक, बहुत बड़ा रॉक जो है उसकी सडन और रैपिड मूवमेंट होगी, या फिर सॉइल की सडन और रैपिड मूवमेंट होगी, या फिर डेब्रिस की, छोटे मोटे जो पत्थर कंकड़ होते हैं उनकी सडन, एकदम से और रैपिड, बहुत ही तेज मूवमेंट होगी। लेकिन ये मूवमेंट होगी कहाँ पे? ये मूवमेंट होगी डाउन द स्लोप। जैसे मान लो ये एक स्लोप है, तो ये मूवमेंट जो है ये किस तरफ होगी? नीचे की तरफ, डाउन द स्लोप होगी। और डाउन द स्लोप ही क्यों होगी? आप सब जानते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आप छलांग मारिए, वापस नीचे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींचती है। आप बॉल को ऊपर फेंकिए, नीचे क्यों आ जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी प्रकार से अ मास ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रिस इस स्लोप के नीचे आएंगे। नीचे क्यों आएंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जब ये नीचे आएंगे तो ऑल ऑफ अ सडन नीचे आ जाएंगे, काफ़ी जल्दी, काफ़ी रैपिड मूवमेंट होगी। तो ये जो पूरा जियोलॉजिकल फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं लैंड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड हो रही है, अपनी जगह से किसी और जगह जा रही है, एकदम से जा रही है, काफ़ी जल्दी जा रही है। और क्या क्या जा रहा है? मास ऑफ रॉक जा रहा है, सॉइल जा रही है, डेब्रिस जा रही है, डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब ऐसे कुछ एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है उनको हम बोलेंगे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़। तो अब हम देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें उन एरियाज़ में होंगी जो उन्हें लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ बनाएंगे। सबसे पहले स्टीप टेरेन। स्टीप मतलब एकदम ऐसे स्टीप चढ़ाई, हम बोलते हैं ना, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो इस प्रकार के जो स्टीप टेरेन्स होंगे, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाएंगे? जैसे हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, यहाँ पे स्टीप टेरेन्स पाए जाते हैं। हिल्स में और माउंटेन्स में क्या फ़र्क होता है? हिल्स जो हैं वो या तो फोल्टिंग की वजह से बनेंगे या फिर इरोजन की वजह से बनेंगे, और इसलिए हिल्स का जो एल्टीट्यूड या एलिवेशन है, जो चढ़ाई है, वो थोड़ी कम होती है, लेस होती है। ये या तो फोल्टिंग की वजह से बनते हैं या फिर एलिवेशन की वजह से। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन जो हैं वो नेचुरल माउंड होते हैं। माउंड का मतलब होता है टीला। माउंड का मतलब क्या होता है? माउंड का मतलब होता है टीला। तो ये नेचुरल माउंड होते हैं अर्थ के, जो कि सिर्फ फोल्टिंग की वजह से बनते हैं।
हिली एरियाज़ या तो फोल्टिंग की वजह से या इरोजन की वजह से, इसलिए इनकी एलिवेशन कम होती है। माउंटेन एरियाज़ फोल्टिंग की वजह से बनते हैं और ये नेचुरल माउंट्स होते हैं और इसलिए इनका जो एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये फ़र्क होता है हिल्स और माउंटेन्स में। तो जो स्टीप टेरेन्स हैं, एकदम से ऐसे खड़ी चढ़ाई जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, हिली एरियाज़ या माउंटेन एरियाज़, वो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। फिर आता है जॉइंट्स और फिशर्स। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी जॉइंट्स या काफ़ी फिशर्स हैं, तो वो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे लूजली पैक्ड या वीदर्ड मटेरियल है। विदरिंग ऑफ रॉक्स आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, रॉक्स जो हैं उनकी विदरिंग होती है तभी सॉइल बनती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे लूजली पैक्ड या वीदर्ड मटेरियल है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है। मान लो थोड़ी सी बारिश हुई तो जो लूजली पैक्ड है वो बारिश के साथ बह जाएगा और नीचे को आ जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर आते हैं ऐसे कुछ एरियाज़ जो वाइल्ड फायर्स की वजह से बर्न किए गए हैं, उनको जलाया गया है। कई बार फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं। अब वहाँ पे देखो क्या होता है कि जब फॉरेस्ट फायर होगी तो जो आपके पास पेड़ पौधे हैं उनको जला दिया गया। जब जला दिया गया तो आप सब जानते हो कि पेड़ जो हैं वो मिट्टी को रोकने का काम करते हैं। तो जब वो पेड़ पौधे जला दिए जाएंगे या फिर आगे हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन काट दिए जाएंगे, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है। फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं, इनके क्या कॉजेज़ होते हैं, इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, आप भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर आते हैं ऐसे एरियाज़ जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। जैसे मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन, अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हुआ है। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन ही करेंगे ना, तो जिन भी एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन हुई है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड का खतरा होता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। कहीं पे अननेसेसरी अगर धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन वो जो एरिया है, वो ज़मीन जो है वो उतना भार सह ही नहीं सकती है, तो इसलिए वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकती हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है शिमला, जो कि हिमाचल की कैपिटल है। पिछले साल शिमला में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, कईयों के घर टूट गए। अब जब स्टडी किया गया कि इतनी भयंकर लैंडस्लाइड्स वहाँ पे क्यों हुई, तो पाया गया कि वहाँ पे अननेसेसरी धड़ाधड़ वहाँ पे मकानों के मकान, कोई होटल, कोई कुछ ना कुछ, क्योंकि शिमला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्वीन ऑफ हिल्स माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई होटल्स, कोई कुछ, मतलब बहुत चीज़ें धड़ाधड़ बन रही हैं। अब वहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि वहाँ पे ज़मीन जो है वो उतना भार सह ही नहीं सकती है, जितना वो सह सकती है उससे ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। शिमला इसका क्लासिक एग्जांपल है, पिछले साल बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई थी। फिर रिवर स्ट्रीम के बगल में जो चैनल्स होते हैं उनमें भी लैंडस्लाइड्स होने के खतरा होता है। अब कोई भी एरिया जहाँ पे सरफेस रन ऑफ वाटर जो है वो डायरेक्टेड होता है, या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, क्योंकि देखो पानी जो है वो अपना रास्ता बना लेता है, तो रास्ता बनाते बनाते वो बड़े बड़े चट्टानों को भी क्या करता है, अपने साथ बहा ले आता है, तो इसलिए वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये तो थे उन एरियाज़ के करैक्टरिस्टिक्स जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकते हैं, मगर लैंडस्लाइड्स के एक्चुअल कॉजेज़ क्या होते हैं। तो देखो लैंडस्लाइड के जो कॉजेज़ हैं उनको हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज़ में और आर्टिफिशियल कॉजेज़ में। सबसे पहले नेचुरल कॉजेज़ की बात करते हैं कि नेचुरल कॉजेज़ कौन कौन से हैं लैंडस्लाइड्स के। तो हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या फिर यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया, कहीं पे बादल फट गया, कहीं पे फ्लैश फ्लड्स आ गए। क्या होता है क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स, इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है। हैवी रेनफॉल मोस्ट कॉमन ट्रिगर है लैंडस्लाइड का। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में हो या फिर घूमने का सोच रहे हो और वहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है तो बच जाओ, क्योंकि हैवी रेनफॉल मोस्ट कॉमन ट्रिगर है लैंडस्लाइड्स का। हैवी रेनफॉल की वजह से पोर्स होते हैं ना, पोर्स में जो वाटर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके साथ साथ सॉइल का जो वेट है इसको ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे ये पहाड़ हैं, अब पहाड़ों में छोटे छोटे पोर्स हैं, नॉर्मली पोर्स हैं। अब जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो पोर्स का जो प्रेशर है
वो इंक्रीज हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो सॉइल है उसके पास भी एक कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की। वाटर को जब सॉइल होल्ड कर रही है तो उसका वेट बढ़ जा रहा है। हैवी रेन्स की वजह से ये दो चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है। जब इनका वेट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ये नीचे को आ जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर आता है इरोजन। अब देखो, हमारी जो सॉइल या रॉक्स हैं वहाँ पे क्ले या कुछ वेजिटेशन प्रेजेंट होती है जो कि कोहेसिव एलिमेंट का काम करती है और अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उन्हें बाइंड करके रखती है। अब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे वेजिटेशन है, रूट्स हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। क्ले है, क्या करती है, बाइंडिंग की तरह काम करती है। तो सॉइल और रॉक्स को ये बाइंड करके रखते हैं। अब इरोजन की वजह से इस प्रकार के जो कोहेसिव एलिमेंट्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एरिया है वो उसको और ज़्यादा प्रोन बना देती है लैंडस्लाइड्स के लिए। फिर आता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के केस में इतनी ज़ोर से जब ग्राउंड शेक करेगा तो उसकी वजह से जो रॉक्स और सॉइल हैं उनमें इंस्टेबिलिटी कॉज हो जाएगी और जब वो अनस्टेबल हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। वोल्केनिक इरप्शंस। अब देखो, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ऐश और डेब्रिस ये बाहर आएंगी, फिर वो स्लोप्स में धीरे धीरे जमती जाएंगी, राइट। अब जैसे ही कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुई तो इनमें इंस्टेबिलिटी आएगी और फिर ये भी नीचे को आ जाएंगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो ये जो डिपोजिशन है ये लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर कर सकती है। अब ये हो गए कुछ नेचुरल कोजेज। अब आते हैं एंथ्रोपोजेनिक कोजेज। एंथ्रोपोजेनिक कौन से होते हैं? जो किसी न किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लैंडस्लाइड्स की अकरेंस को या फिर उनके मैग्नीट्यूड को। सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन। देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं। वेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, उन पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो वहाँ पे सॉइल जो है वो काफ़ी प्रोन हो जाएगी लैंडस्लाइड्स की। रॉक्स एंड सॉइल जो हैं वो लैंडस्लाइड्स के लिए काफ़ी प्रोन हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन जो है वो इस प्रकार का जो प्रिवेंटिव कवर है जो पेड़ पौधे प्रोवाइड कर रहे हैं, रूट्स उनके जो सॉइल को जकड़ के रख रहे हैं, ये प्रिवेंटिव कवर है। डिफॉरेस्टेशन इस प्रिवेंटिव कवर को हटा देती है और जो एरिया है उसे लैंडस्लाइड्स के लिए वनरेबल बना देती है। फिर आता है इंक्रोचमेंट इन वनरेबल टेरेंस। जो वनरेबल टेरेंस है वहाँ पे ह्यूमन बींग्स की इंक्रोचमेंट। अब पिछले कुछ समय से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जैसे कि हिली टेरेंस हैं यहाँ पर इंक्रोच कर रहे हैं। अब आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की बात करो, दोनों पहाड़ी एरियाज़ हैं। कई लोग बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं या फिर यहाँ पे टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कई बार ओवर क्राउडेड जगह हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार के जो वनरेबल टेरेंस हैं वहाँ पर भी काफ़ी इंक्रोचमेंट हो रही है। अब जैसे यहाँ पर एक केदारनाथ मंदिर का एग्जांपल लेते हैं। केदारनाथ मंदिर में एक जो इशू पिछले कुछ समय से निकल के आ रहा है वो है ओवर टूरिज़्म। जितना यहाँ पे पहाड़ों की क्षमता है उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे टूरिज़्म आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई टूरिस्ट तो देखो यहाँ वहाँ गन डालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, टूरिस्ट चल रहे हैं, टूरिस्ट बोल रहे हैं, तो वो साउंड वेव्स भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स वहाँ पे, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, वो भी उन पहाड़ों की, उनकी जो साउंड होती है हेलीकॉप्टर्स की, उनसे भी पहाड़ों के ऊपर असर पड़ता है। ये अभी रिसेंट स्टडी में आया है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें एक रिसेंट स्टडी में निकल कर आई हैं कि इस प्रकार की चीज़ों से भी वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वहाँ के पहाड़ जो हैं वो उस प्रकार की चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंक्रोच कर रहे हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ को, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है लैंडस्लाइड्स का। फिर जैसे मैंने आपको शिमला का एग्जांपल दिया कि वहाँ पर घरों की या होटल्स वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसके साथ वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ काफ़ी बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो
पीजीज़ वगैरह भी एक साधन है पैसा कमाने का। फिर क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो होटल्स वगैरह भी काफ़ी साधन है पैसा कमाने का। फिर अलग अलग प्रकार की दुकानें, तो इन सब की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये शिमला का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि शिमला जो है वो पिछले साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई, लेकिन बाकी भी हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट या फिर हमारे साउथ में चल जाओ, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जिसकी वजह से ये चांसेस जो हैं लैंडस्लाइड्स के ये बढ़ा दे रहा है। फिर आता है अनकंट्रोल्ड एक्सकवेशन। देखिए, अनऑथराइज्ड और पुअरली प्लान्ड एक्सकवेशन एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग है, क्वायरिंग है, ये भी जो स्लोप्स हैं उन्हें डिस्टेबलाइज कर रही है, जिसके वजह से जो लैंडस्लाइड के चांसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी अलग अलग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो अल्टर हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कब बारिश आ जा रही है, कब धूप आ जा रही है, कब गर्मी आ जा रही है, कब मौसम ख़राब हो जा रहा है। इसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी बढ़ गई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लाउड बर्स्ट हैं, फिर आपके पास फ्लैश फ्लड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के लिए। और क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, तो इनको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है इसको मैंने एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ में डाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, इसको एक व्यक्ति ने सिद्ध किया, और वो व्यक्ति ये हैं। कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको इन्होंने सिद्ध किया था एक रिसर्च के मुताबिक। तो ये कौन सा साइंटिफिक रिसर्च था, कैसे इन्होंने इसको सिद्ध किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ह्यूमंस क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तब ये हो गए कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कौन कौन से तरीके, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। देखिए, मूवमेंट किस प्रकार की है, रॉक्स की, सॉइल की, डेब्रिस की, कैसी मूवमेंट है, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ मूवमेंट कि किस प्रकार की मूवमेंट है। जो लैंडस्लाइड्स हैं वो 4 तरीके के होते हैं, फॉल्स, टॉपल्स, स्लाइड्स और फ्लॉज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फॉल्स। अब देखो, ये उस प्रकार की लैंडस्लाइड होती है जहाँ पे क्लिफ या जो स्टीप स्लोप है, इस प्रकार से स्टीप स्लोप है, इससे जो मटेरियल है उसका कोलैप्स होता है और फिर वो स्लोप के नीचे आ जाता है नियर द बेस। यहाँ से ये ऊपर से सीधा नीचे बेस पे आ जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसको बोलते हैं फॉल्स, जो बेसिकली मतलब आप माउंटेन या हिली माउंटेन एरियाज़ में जो देखते हो कि ऊपर क्लिफ से या स्टीप स्लोप के ऊपर से एकदम से जो मटेरियल है, रॉक है या सॉइल है, डेब्रीज हैं, वो एकदम से नीचे आ गई, फॉल्स डाउन द स्लोप, एकदम से नीचे आ गई और अपने बेस पे यहाँ पे ऐसे बेस तक आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। तो ये कौन से टाइप से लैंडस्लाइड का, फॉल्स। फिर आते हैं टॉपल्स। टॉपल्स क्या होते हैं, देखिए इस प्रकार की जो लैंडस्लाइड होती है, यहाँ पे जो फॉलिंग है, कोई भी मटेरियल जैसे रॉक्स हैं, सॉइल है, ये जो नीचे को गिरेंगे तो ये फॉरवर्ड रोटेशन में गिरेंगे, फॉरवर्ड रोटेशन में गिरेंगे और इनकी जो मूवमेंट है वो एक एक्सिस या एक पॉइंट के अराउंड होगी नियर द बेस। तो बेस में एक पॉइंट के या एक एक्सिस के अराउंड इनकी जो मूवमेंट है वो होगी, फॉरवर्ड रोटेशन के अंडर हो जाएंगे और जो मूवमेंट है वो एक एक्सिस एक पॉइंट के अराउंड होगी नियर द बेस। इसको हम बोलते हैं टॉपल। कौन सी लैंडस्लाइड है ये, टॉपल्स। देखो फिर आता है स्लाइड्स। स्लाइड्स कौन से लैंडस्लाइड होते हैं, ये उस प्रकार के लैंडस्लाइड होते हैं जहाँ पे एक डिस्टिंक्ट जोन ऑफ वीकनेस होती है। अब मान लीजिए कि ये आपके पास एक एरिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो मटेरियल है ये मूविंग मटेरियल है, ये नीचे को गिर रहा है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा स्टेबल है, इसके नीचे ये जो एरिया है ये क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट जोन ऑफ वीकनेस आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। ये क्या है, ये एक डिस्टिंक्ट जोन ऑफ वीकनेस है जो सेपरेट कर रहा है मूविंग मटेरियल को
थोड़े ज़्यादा स्टेबल अंडरलाइंग मटेरियल से, इसको बोलते हैं स्लाइड्स। इस प्रकार की जो आपके पास लैंडस्लाइड होगी उसको क्या बोलेंगे, स्लाइड, जहाँ पर एक डिस्टिंक्ट जोन ऑफ वीकनेस है जो मूविंग मटेरियल को मोर स्टेबल अंडरलाइंग मटेरियल से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अब देखिए जो स्लाइड्स हैं ये भी दो तरीके की होती हैं, रोटेशनल स्लाइड और ट्रांसलेशनल स्लाइड। अब क्या क्या होते हैं ये दोनों, इनको देखते हैं। सबसे पहले रोटेशनल स्लाइड। देखिए रोटेशनल स्लाइड्स इस प्रकार की स्लाइड हैं जहाँ पे जो सरफेस ऑफ रप्चर है वो कनकेवली अपवर्ड है। अब देखो मान लो ये आपके पास क्या है, एक माउंटेन है, कनकेवली अपवर्ड, यानी कि इस प्रकार से ये जो जोन ऑफ वीकनेस बनेगी वो ये कनकेवली अपवर्ड। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो इस प्रकार से काटेगा। ये जो जोन ऑफ ट्रांसवर्स है ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, इस प्रकार से कनकेवली अपवर्ड ये बनेगी। तो ऊपर वाला जो एरिया है ये फिर नीचे को आएगा। अभी जो फॉलिंग मास है ये रोटेशनल होगा, और एक एक्सिस जो कि आपके जो ग्राउंड सरफेस है उसके पैरेलल है, लेकिन जो स्लाइड है उसके ट्रांसवर्स है, उस एक्सिस के इर्द गिर्द ये रोटेशन करता हुआ नीचे को आएगा। ये है रोटेशनल स्लाइड। यहाँ पे जो जोन ऑफ वीकनेस बनेगी वो कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेंगी, कनकेवली अपवर्ड। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशनल स्लाइड। इस प्रकार की स्लाइड में जो लैंडस्लाइड मास मूवमेंट है वो रफली प्लेनर सरफेस के अलोंग होगी। यहाँ पे काफ़ी लिटिल रोटेशन और लिटिल बैकवर्ड टिल्टिंग होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, लिटिल रोटेशन है और लिटिल बैकवर्ड टिल्टिंग है, रफली प्लेनर सरफेस के अलोंग ही हो जाएगी लैंडस्लाइड। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड। अब ये तीन हो गए, फॉल्स, टॉपल्स और स्लाइड्स। स्लाइड्स के दो पार्ट देखे हमने, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। अब चौथा आता है फ्लोज। फ्लोज उस प्रकार का लैंडस्लाइड है जहाँ पे जो मटेरियल की मूवमेंट है डाउन द स्लोप वो इन अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड होगी, लिक्विड की फॉर्म में होगी। अब अगेन यहाँ पे शिमला का एक क्लासिक एग्जांपल है। शिमला में एक मंदिर था, शिव बॉडी मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था। भगवान शिव के 16 सोमवार लगे तो माथा टेकने के लिए इस मंदिर में काफ़ी लोग गए थे। अब ये पहाड़ी पर था, इसके पीछे पूरी ऐसे करके पहाड़ी थी, तो एकदम से फ्लूइड की फॉर्म में जो लैंडस्लाइड है वो नीचे को आ गई, इस मंदिर को अपने साथ बहा के ले गई, और इस मंदिर के साथ साथ जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित थे उन्हें भी अपने साथ बहा के ले गई। लेकिन इसके मंदिर के बिल्कुल ऐसे राइट साइड पे एक और छोटा सा मंदिर था, वहाँ भी शिव भगवान की मूर्ति थी। उस मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ, वो मूर्ति वैसे इंटैक्ट ही रही। मगर ये जो वाला जो कम्प्लेक्स था, ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स जो है ये अपने साथ बहा के ले गई। तो यहाँ पे ये क्या था, ये फ्लो था। ये कौन सा लैंडस्लाइड था, फ्लो था। ऐसी लैंडस्लाइड जहाँ पे जो मटेरियल की मूवमेंट है डाउन द स्लोप वो किसकी फॉर्म में होती है, फ्लूइड की फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है वो शिव बॉडी मंदिर का जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुई। अब देखिए ये फ्लो जो टाइप ऑफ लैंडस्लाइड है ये भी फर्दर 3 तरीके की होती है, मड फ्लो, डेब्रिस फ्लो और तीसरी रॉक फ्लो या रॉक एवलॉन्च। अब देखते हैं कि करके ये क्या होते हैं। सबसे पहले मड फ्लो, ये इस प्रकार की मूवमेंट है जहाँ पे जो वेट मटेरियल है, मेजॉरिटी पोर्शन जिसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले साइज्ड पार्टिकल्स हैं, ऐसा वेट मटेरियल की जो मूवमेंट है डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको हम बोलेंगे मड फ्लो। वेट मटेरियल है और मेजॉरिटी उस मटेरियल का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या है, उसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले साइज्ड पार्टिकल्स हैं। और ये वेट है माने वहाँ पे मतलब पानी के साथ ये चीज़ें मिली हुई हैं और ये नीचे को आ रही हैं, मड फ्लो। फिर आता है डेब्रिस फ्लो। यहाँ पे पानी के साथ कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लूज सॉइल आएगी, रॉक्स आएंगी और ऑर्गेनिक मैटर भी आएंगे। लूज सॉइल प्लस रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये तीनों वाटर के साथ मिलेंगे। वाटर के साथ मिलके ये एक स्लरी जैसी बना देंगे। वो स्लरी डाउन द स्लोप, डाउन द हिल, डाउन द माउंटेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे को आ जाएगी। क्या आ गया, डेब्रिस फ्लो। फिर आता है रॉक फ्लो या रॉक एवेलॉन्च। ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंडस्लाइड या फिर मास मूवमेंट है जहाँ पे जो रॉक मटेरियल का फ्लो है वो डाउन द स्लोप आता है। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर के साथ क्या आ रहा है, रॉक मटेरियल आ रहा है। तो रॉक फ्लो या रॉक एवेलॉन्च, ये हैं फ्लो के टाइप्स।
अब ये हमने 4 लैंडस्लाइड्स देख ली, फॉल, टॉपल, स्लाइड और फ्लो। अब हम देखेंगे कि लैंडस्लाइड्स के कौन कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं। देखिए, ह्यूमन और एनिमल लाइफ्स का लॉस। अभी कुछ समय पहले वायनाड में काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुई। वहाँ पे अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 200-250 लोग अभी तक लापता हैं। शिमला और मंडी, ये जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई है, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है यहाँ पर भी कुछ लोगों के मरने की खबर आ रही है। पिछले साल शिमला में इतने ज़्यादा लोग मरे, मंडी में इतने ज़्यादा लोग मरे, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई, इतने लोग मरे, और लोगों के साथ एनिमल्स भी मरते हैं बेचारे। तो ह्यूमन और एनिमल लाइफ्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डैमेज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिमला में आपने भी अगर वीडियोस देखी हों तो घरों के घर ढह जा रहे हैं, ठीक है। वायनाड में अभी आप देखो घरों के घर ढह जा रहे हैं, दुकानें ढह जा रही हैं। उत्तराखंड में ऐसी कई खबरें आई, कहीं पे मकान ढह गया। हिमाचल और उत्तराखंड में तो कई ऐसी खबरें हैं जहाँ पे पानी अपने साथ पूरे के पूरे गाँव को ही समेट कर ले गया। तो यहाँ पे घरों को, रोड्स में आप देखो कितने ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं, कहीं पे रोड्स टूट जाते हैं, तो कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। फिर लैंडस्लाइड अपने साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड को भी ले जा सकती है। जैसे मान लो ये एग्रीकल्चर लैंड है, ऊपर से यहाँ से लैंडस्लाइड आई, ये अपने साथ इसको भी ले गई या फिर इसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, तो ये एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करती है। लैंडस्लाइड्स के जो आफ्टरमैथ हैं उनकी वजह से कई ऐसी लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें अपने घर बार, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ज़िंदा रहना है। ज़िंदा रहेंगे तब तो ज़मीनें और मकान का फ़ायदा है, ज़िंदा ही नहीं रहे तो ज़मीनें और मकान क्या करना है। तो इसलिए लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। लैंडस्लाइड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को भी ब्लॉक कर सकता है। मान लो कि ये एक रास्ता है, इसके बगल में यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे इस प्रकार से गाड़ियाँ चल रही हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ऊपर से एक रॉक नीचे आके गिर जाती है, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई। अब जब तक ये हटेगी नहीं तब तक ये गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी रहेंगी। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं इनको भी ये ब्लॉक करता है, जिससे काफ़ी अपनी अपनी रिपरकशंस हो सकती हैं। यहाँ पे देखो रास्ता तो बंद हो ही गया, लेकिन क्या पता यहाँ पे गाड़ी होती और उसके ऊपर आ जाता तो फिर बेचारे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मर जाते। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु ऐसी भी हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो फिर जब इतने बड़े बड़े लैंड मास की मूवमेंट होती है लैंडस्लाइड्स की वजह से, तो उसकी वजह से जो नेचुरल लैंडस्केप है एक रीजन का वो भी अल्टर हो जाता है, जो इवेंचुअली उस एरिया के इकोसिस्टम को और वाटर कोर्सेज को अफेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से एरियाज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। देखिए, इसरो ने कुछ समय पहले भारत में एक लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को रिलीज़ किया है। इसके मुताबिक भारत पूरी दुनिया में टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज़ में आता है। पूरी दुनिया में टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं उनमें भारत भी आता है। अगर स्नो कवर्ड एरियाज़ को छोड़ दिया जाए, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या जो बर्फ़ से ढके होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, तो हमारा इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल लैंड एरिया है उसका 12.6% जो एरिया है वो प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए। हमारे टोटल भारत में 12.6% ऐसा एरिया है जो प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए, यानी कि वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। 12.6% एरिया। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें तो यहाँ पे 66.5% एरिया है। इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन पार्ट है उसका 66.5% एरिया है जो कि लैंडस्लाइड्स के लिए प्रोन है, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आपके पास हिमाचल उत्तराखंड एरिया है 66.5% जो यहाँ पे एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ हमारे जो ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आपके पास असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये इनका 18.8% जो एरिया है वो लैंडस्लाइड्स के लिए प्रोन है। वेस्टर्न घाट्स हमारे नीचे साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स का 14.7% जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अभी जैसे वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है, और हिमाचल उत्तराखंड में तो होती रहती, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में आते हैं। 66.5% जो एरिया है वो क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारे भारत का जो टोटल वो एरिया जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसका 50% एरिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। टोटल हमारे भारत का जितना भी लैंडस्लाइड
प्रोन एरिया है उसका 50% कहाँ पे आता है, आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। अब देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो अलोंग द हिमालयाज़ लाई करते हैं, सिचुएटेड हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र का एरिया, गोवा का एरिया, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये भी काफ़ी प्रोन है। आंध्र प्रदेश का जो अराकू रीजन है अलोंग द ईस्टर्न घाट्स, ये भी लैंडस्लाइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। अब हम देखते हैं कि भारत में लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आता है। इसने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है अलग अलग जो डिज़ास्टर्स हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए, और इसमें जो अलग अलग डिज़ास्टर्स हैं उसमें लैंडस्लाइड भी आता है। फिर आता है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी 2019। ये लैंडस्लाइड के जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट है उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि हैज़ार्ड मैपिंग है, मॉनिटरिंग है, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। फिर आता है एनडीएम में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने 2009 में गाइडलाइंस दी थी लैंडस्लाइड हज़ार्ड मैनेजमेंट के लिए, जो कि उन सारे स्टेप्स को आउटलाइन करती है जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया में लैंडस्लाइड्स का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए। फिर आता है एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये कैपेसिटी बिल्डिंग और बाकी जो भी सपोर्ट चाहिए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को, उन सारों को ये सपोर्ट और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वेदर को और अच्छे से प्रेडिक्ट करने के लिए भी हमें और ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, किए जा रहे हैं और भी करने चाहिए। आप सब जानते हैं कि जहाँ पे बारिशें वगैरह होती हैं तो वेदर अलर्ट्स दिए जाते हैं। वेदर अलर्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से वेदर अलर्ट्स होते हैं और कौन से वेदर अलर्ट का क्या मतलब होता है, अच्छे से विस्तार से मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझाया है, उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। व्हाट आर वेदर अलर्ट्स एंड उन वेदर अलर्ट्स का क्या मतलब होता है। अब जैसे वेदर अलर्ट के सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम आता है जो कि वेदर को प्रेडिक्ट करने में हमारी मदद करता है। वेदर डिटेक्शन के साथ साथ जो उससे रिलेटेड डिज़ास्टर्स हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट है, उन्हें भी ये प्रेडिक्ट करने में कुछ हद तक हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर्स उठाए जाने चाहिए। देखिए, जो हमारे पास हिली एरियाज़ है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग होगी, जो वहाँ की ज़मीन है उसको पकड़ मिलेगी और जो लैंडस्लाइड का रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा। एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, एफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स रुक सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, उनके रूट्स जो हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से जो फॉलिंग मटेरियल है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उसको पकड़ के जकड़ के रखा जाएगा तो फिर वो नहीं गिरेगा। फिर आता है रिटेनिंग वॉल्स। हमें माउंटेन के स्लोप्स में रिटेनिंग वॉल्स को बिल्ड करना चाहिए ताकि जो फॉलिंग मटेरियल, जो मटेरियल नीचे को आ रहा है उसे स्टॉप किया जा सके। रिटेनिंग वॉल्स। फिर हमें अपने हज़ार्ड मैपिंग जो है उसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत है, खासकर जो प्रोन एरियाज़ हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, उनसे रिलेटेड एक्यूरेट नॉलेज के लिए हमें हज़ार्ड मैपिंग को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के जो डिज़ास्टर्स हैं इन्हें टैकल किया जा सके। एजुकेशन और ट्रेनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर लोगों को किया जा सके, अथॉरिटीज़ को किया जा सके। इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें भी प्रिपेयर किया जा सके। तो ये था लैंडस्लाइड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कोजेस देख लिए हमने, टाइप्स देख लिए हमने, इसके साथ साथ इम्पैक्ट्स देख लिए। फिर हमने देखा इंडिया में कौन कौन से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, और फिर हमने देखा कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स भारत में लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए उठाए हैं और क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा की जानी चाहिए। अब सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछा गया था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स इज़ मोर कॉमन। कौन से ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड।
ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, वेदर अलर्ट्स, इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा और इन वीडियो से गो थ्रू जरूर होइएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।